दिख रहा है? ठीक से दिख रहा है? मतलब बोर्ड पे दिखेगा अच्छे से? है किसी के पास एक्सेस? देखो जरा बोर्ड पे दिख रहा है? कलर ये, नहीं तो दूसरा कलर ले लेंगे। चमक तो नहीं रहा ना इससे? ठीक, जाइए, बारी आप ही की है बस। बन गया प्लेटफॉर्म, आपका बन गया, उधर सेट है। आ गया, सही दिख रहा है ना सही से बोर्ड? ठीक है, चल देख लेते हैं। आ जाओ भाई, प्रोसीजर देख लेते, फटाफट खत्म करते हैं इसको। पहला, सबसे पहले हम डीएससी लेते हैं। डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये क्यों होता है बाबू? तो ये जरूरी होता है, रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट। हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में जब हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को फिल करते हैं, जब हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को फिल करते हैं तो ऑनलाइन में तो हम सिग्नेचर कर नहीं सकते ना, तो हमारा क्या चाहिए, ऑनलाइन सिग्नेचर चाहिए होता है ना, जिसे डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। उसे वो एक सर्टिफिकेट इशू कराया जाता है आरओसी के थ्रू, है ना, वही सिग्नेचर लगाया जाता है ना। ठीक है, वही सिग्नेचर मान्य होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। उसी सिग्नेचर को लगा के अगर हम मुहर लगा देते हैं तो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड मानी जाती है। आगे बस में तो डीएससी आपको चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा है डिन नंबर। डिन, ये क्या होता है बाबू? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। भाई देखो, बात सुनो ध्यान से। एक डायरेक्टर का अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आगे बस समझे, जैसे हमारा आधार, तुम्हारा आधार, इनका आधार, सबका क्या है, अलग अलग है ना। इसी तरीके से जो इनका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है क्या होता है, अलग होता है। अगर एक हो जाएगा तो क्या ये समझ में आएगा कौन कहां पे वर्क परफॉर्म कर रहा है? नहीं। और आपको पता है एक डायरेक्टर एक साथ मैक्सिमम कितने कंपनियों का डायरेक्टर रह सकता है? बता सकता कोई? एक डायरेक्टर, ये कोई एक डायरेक्टर है और ये एक साथ कितने कंपनियों का डायरेक्टर रह सकता है? बताओ, कोई बता सकता है? एक डायरेक्टर एक साथ कितने कंपनियों का डायरेक्टर रह सकता है? अनुमान लगाओ जरा। 1 मिनट दे रहा हूं, सोच के बताओ मुझे। 1 मिनट, इससे अधिक नहीं। अनुमान लगाओ, 1 मिनट में बताओ मुझे। हाँ, सोच लो आराम से। मोबाइल से यूज नहीं किया लड़के, नहीं मोबाइल छेड़छाड़ नहीं करो। और कोई? 20। एक डायरेक्टर एक साथ 20 कंपनियों का डायरेक्टर बन सकता है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? ठीक है, तो इनका अपना डिन नंबर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिससे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उन्हें पहचाना जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, और ये क्या नंबर होता है? इक्वल नहीं होता है, यूनिक होता है, सबसे अलग होता है ना। एक दूसरे से क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे हमारा तुम्हारा आधार सबका क्या होता है? डिफरेंट होता है ना, क्योंकि आधार सेम हो जाएगा
तो पर्सन भी सेम हो गया। तो क्या 2 पर्सन एक हो सकता है? नहीं। उसी तरीके से 2 डायरेक्टर भी एक नहीं हो सकता, ये सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, डायरेक्टर का रोल क्या होता है? डायरेक्टर का रोल क्या होता है, तुम बताओ मुझे। कंपनी के लिए पॉलिसी बनाना। तो जब एक कंपनी के लिए बना सकता है तो दूसरे के लिए नहीं बना सकता? भाई मैं बता रहा हूं, मेरी पूरी बात सुनो। स्ट्रेटेजी बनाना, ठीक है, उसकी मेथड, प्रोसीजर, बजट, ये सब कहां बनते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर क्या करते हैं कि सारा काम, आज तुम्हारा मीटिंग कर लिया, तुम्हारा सारा कुछ सेट कर लिया, हो सकता है कि कल उसमें काम कर लेंगे। ये आरओसी की तरफ से नहीं, एमसीए की तरफ से, जो सबसे बड़ी हेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना, वहां से इनको इसी वैलिड क्या मिलती है, छूट मिला हुआ है। ठीक है ना, कि भाई आप एक साथ 20 कंपनियों के डायरेक्टर रह सकते। तो ये कंपनी लॉ ने बताया, वहां भी हटा दो, ये कंपनी 2013 ने बताया, परमिशन दिया, एक डायरेक्टर एक साथ 20 कंपनियों का डायरेक्टर रह सकता है। अगली बात समझ में? ठीक है भाई, हम आज तुम्हारे यहाँ जरूरी है तुम्हारे यहाँ काम करें, कल उस कंपनी के लिए काम कर लेंगे, उस कंपनी के लिए काम कर लेंगे। और साल में एक ही बार तो करना है ना। अरे साल का जो स्ट्रेटेजी बनाना है, प्लानिंग बनाना है, पॉलिसी बनाना है, वो एक बार बनाना है। बाकी एक मैं ही जा रहा हूँ, मेरे बजाय तो और भी जो बोर्ड में डायरेक्टर वो तो है ना यहाँ पे। आगे बात समझ में? एक एब्सेंट है, बाकी काम कर रहे हैं, फिर वो कहीं गया तो बाकी काम कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी सब एक ही साथ किसी दूसरे कंपनी में भाग जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर 7 है तो 6 काम कर रहे हैं, एक गया कहीं, फिर वो आया तो फिर कोई एक दूसरा का काम है वो गया कहीं। इस तरीके से भी तो काम होता है ना, कोऑपरेटिव तरीके से, कोऑपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ। इसीलिए तो कहा जाता है ना, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है, बिना कोऑर्डिनेशन का कोई भी काम किसी भी मैनेजमेंट के अंदर नहीं हो सकता है। आ रही बात समझे? ठीक है, देखिए इसमें मैंडेटरी फॉर एवरी डायरेक्टर, ये किसके लिए जरूरी होता है? हाँ, तो लिखिए मैंडेटरी फॉर एवरी डायरेक्टर। नेम रिजर्वेशन, किसका नेम का रिजर्वेशन कराओगे भाई? रिजर्वेशन मतलब आरक्षित करना यार, सेव करना। जैसे तुम्हारे पास रिजर्वेशन टिकट मिल जाता है तो तुम्हारी सीट रिजर्व हो जाती है ना, वैसे ही हम नाम का रिजर्वेशन लेते हैं। किसका? उस कंपनी का। हमने बोला ना कि एक यूनिक नेम होना चाहिए जिस नाम से हम उसका क्या कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। भाई रिजर्वेशन है, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या होना चाहिए, अनडिजायरेबल नेम होना चाहिए, जो पहले से उस नाम को किसी दूसरे पर्सन ने सेलेक्ट ना किया। ठीक है, लिखो अप्लाई फॉर अप्रूवल, अप्लाई फॉर अप्रूवल अप्रूवल ऑफ द प्रपोज्ड मतलब जो हम क्या बनाया उसका प्रपोजल तैयार किए हैं, प्रपोज्ड कंपनी नेम, यानी जो हमने कंपनी का नेम, लिखो फिर से, अप्लाई फॉर अप्रूवल ऑफ द, लिख लिया, अप्लाई फॉर अप्रूवल ऑफ द प्रोपोज्ड कंपनी नेम। यानी हमने जो कंपनी का नाम प्रपोज किया है वो क्या होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए, यानी पहले से किसी के पास नहीं होना चाहिए। रिजर्व का मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ, ट्रेन में जो सीट तुम किसी और की रिजर्व होती है, क्या हमारे नाम से अलॉट हो सकती है? नहीं। कोई भी चीज अगर किसी दूसरे के नाम से रिजर्व है तो क्या हमें अलॉट हो सकती है? तो नहीं। तो हमें क्या करना है, ऐसे नाम को सेलेक्ट करना है, यानी ऐसे नाम का प्रपोजल देना है जो पहले से आरओसी के पास रिजर्व ना हो। आगे बात समझना, ठीक है। अगला लिखो ड्राफ्ट एमओए एंड एओए। ड्राफ्ट एमओए एंड एओए, ठीक है। यानी कि हम इसके लिए अब क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम क्या कहता है और आर्टिकल क्या कहता है, बता दो फटाफट मुझे, तो फटाफट बताओ। ये दोनों कैसे डॉक्यूमेंट है बाबू, और ये दोनों क्या कहलाते हैं? कहलाता है ना। तो इस डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, यानी प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। लिख लो प्रिपेयर, इसी में लिखो प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, यानी उस कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे मेमोरेंडम के रूप में और आर्टिकल के रूप में। ठीक है ना, क्या बाबू? prepare the constitutional document, prepare the constitutional document of a company, prepare a constitutional document of a company, यानी हम कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के रूप में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को तैयार करते हैं। मेमोरेंडम में किन मैटर को देखा जाता है? एक्सटर्नल अफेयर्स को। और इसमें किसको देखा जाता है? ठीक है जी, यानी कंपनी के जो ओवरऑल अफेयर्स होते हैं वो कहां देखे जाते हैं? एमओए में। और जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं वो कहां देखे जाते हैं? अफेयर्स मतलब मामले, जो भी मामले होते हैं, अफेयर्स मतलब वो वाला अफेयर्स मत समझ लेना, है ना। ठीक है, अफेयर्स मतलब मामला होता है, भाई कौन सा मामला है बोलते हो ना। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के, वो एमओए में होता है। और जो इंटरनल मतलब कंपनी कैसे चलानी है, रूल्स क्या होगा, रेगुलेशंस क्या होगा, कितने घंटे काम होने हैं, किस किस को रखा जाएगा, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कितने क्वांटिटी में रखना, क्या किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल आएंगे, ये सब क्या है? इंटरनल है। ये यहाँ सोचा जाएगा, बट हमें किससे कॉन्ट्रैक्ट करना है, कहाँ से फंड राइज करना है ना, ये सारी चीजें क्या है? एक्सटर्नल है, वो सब वहां तय की जाएगी। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो अगला लिखो, फाइल इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अब ये सारा चीज जब बन जाता है तभी तो हम फाइलिंग करते हैं ना। ठीक है, फाइल इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, लिखो। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमने इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए डॉक्यूमेंट रेडी किए हैं, जो भी अभी तक एमओए बनाया, एओए बनाया, कंपनी का नाम सेलेक्ट किया, डीआईएन नंबर लाया, है ना, सीआईएन नंबर लाते हैं। सीआईएन नंबर कब मिलता है? सीआईएन का पूरा नाम क्या है? हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। अब सुरभि ही बताएगी, कोई अदर पर्सन नहीं बताएगा। बता दो सुरभि। अरे मैं जानता तुम झूठ नहीं बोलती, बताओ। सिन, सिन, ACIN, सिन नम। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, वेरी गुड। हाँ, चलो। अब जब हम उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना, तो सिन नंबर मिलता है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। हाँ, तो मैं कहा तुम्हें गलत बोल रहा हूँ? गलती से सही बोल दी हो। मैं पहले ही बोला कि तुम झूठ नहीं बोलती हो। चलो लिखो भाई, लिखो, कोई बात नहीं। वो अलग बात है कि बोल लेती हो, बट मैं नहीं मानता इस चीज को। चलो चलो आओ वापस लिखते हैं। लिखो, सबमिट रिक्वायर फॉर्म, सबमिट रिक्वायर फॉर्म, यानी जो फॉर्म रिक्वायर्ड होता है उसे हम क्या करते हैं बाबू? सबमिट करते हैं। पांचवें में लिखो, सबमिट रिक्वायर्ड फॉर्म्स, सबमिट रिक्वायर्ड फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, या शॉर्ट में आरओसी लिख लो, विद द, शॉर्ट में आरओसी लिखना है, आरओसी लिख लो भैया, पूरा नाम लिखना है, पूरा नाम लिख लो, रजिस्ट्रार ऑफ। हाँ ठीक। हम क्या करते हैं, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं ना, रिक्वायर होते हैं,
इनकॉर्पोरेशन के लिए जैसे हमने बताया ना कि अनडिजायरेबल नेम, ठीक है, कैपिटल, कितना कैपिटल से ओपनिंग करना चाहते हो, क्या क्या तुम्हारा कितना ऑथराइज कैपिटल होगा, ये सब कुछ बताना होता है, ठीक है। लायबिलिटी क्या रहेगी तुम्हारी, है ना, कौन कौन डायरेक्टर है, डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, ठीक है, तुम्हारा एमओए क्या है, एओए क्या है, कहाँ है, कैसा है, उसको देखा जाता है, ठीक है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट है लीगल, जिसे हम क्या करते हैं, रजिस्टर्ड कराते हैं, कहाँ पे, आरओसी के पास, ठीक है। अब जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो हमसे क्या मांगा जाता है, हाँ वेरी गुड, पेमेंट ऑफ फी, ठीक है। हम क्या पेमेंट करते हैं, फीस पेमेंट करते हैं। कैसा फीस पेमेंट करते हैं बाबू, जो भी फी प्रेस्क्राइब होगा उस रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी वहां पे चार्ज लगाया गया होगा, नॉमिनेशन चार्ज यानी रजिस्ट्रेशन कराने का चार्ज, वो फी आपको वहां पे क्या करना होगा, पे करना होगा। जैसे आपने स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लिया ना, तो आप जैसे ही कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो आपसे रजिस्ट्रेशन फी मांगा जाता है, आप जिसको एडमिशन फी बोलते हो, आपसे रजिस्ट्रेशन फी मांगा जाता है। क्या विदाउट रजिस्ट्रेशन फी का आपको एंट्री करने का परमिशन है, नहीं, वो जबरदस्ती घुस जाते हो अलग चीज है, वो बात नहीं है। मतलब एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा क्या उसका, नहीं, आप तभी लायबल और वैलिड माने जाओगे जब आप उसका फी पेमेंट करते हो, और जब तक उसका रिसिप्ट उसको सबमिट नहीं करते हो, क्या तुम्हारा इनरोलमेंट चलता है क्या, नहीं चलता ना, ठीक है। यही सारी चीजें यहाँ भी होती है, उसी तरीके से लीगल टर्म में यहाँ भी होता है। आइए लिखते हैं इसको, पे प्रेस्क्राइब रजिस्ट्रेशन फी, पे पे प्रेस्क्राइब, अरे जो छठा लिखी हो ना उसी में, पे प्रेस्क्राइब रजिस्ट्रेशन फी, मतलब जो प्रेस्क्राइब का मतलब जो दिया हुआ है, पे प्रेस्क्राइब रजिस्ट्रेशन फी एंड स्टैंप ड्यूटी, अगर अप्लीकेबल है तो, स्टैंप ड्यूटी वेयर अप्लीकेबल, जहां पे अप्लीकेबल हो, अगर अप्लीकेबल नहीं है डज नॉट मैटर, अगर अप्लीकेबल है तो आपको उसे पे करना पड़ेगा, ठीक है, वेयर अप्लीकेबल, ठीक है बाबू। अगला लिखो इसमें, वेरिफिकेशन बाय आरओसी, अब जो आपने डॉक्यूमेंट दे दिया उसका वेरिफिकेशन होना है ना, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपने दे रखे हैं वो सही है कि नहीं, यानी कि जब आप फॉर्म भरते हो तो सारे डॉक्यूमेंट बताते हो कि हाई स्कूल में इतना है, इंटर में इतना है, सब कुछ है, तो जब कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो तो आपके रियल डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन कराया जाता है ना, कि भाई जो डॉक्यूमेंट तुमने हमें प्रोवाइड कराया क्या वही डॉक्यूमेंट है या कहीं डुप्लीकेट है, किसी दूसरे का है, तो भाई ये वेरिफिकेशन किया जाता है कि जो चीजें आपने दी है वो लीगल टर्म में है कि नहीं। यहाँ उस डॉक्यूमेंट्स की लीगैलिटी वेरीफाई करने के लिए क्या किया जाता है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। आ गई बात समझ में, चलो लिखो, वेरिफिकेशन बाय आरओसी, वेरिफिकेशन बाय आरओसी, ठीक है, वेरिफिकेशन बाय आरओसी, चलो लिखो, आरओसी एग्जामिन द डॉक्यूमेंट, आरओसी एग्जामिन द डॉक्यूमेंट, ठीक है, और लास्ट फाइनली स्टेप नंबर 8, यानी कि 8वां पॉइंट, जैसे ही डॉक्यूमेंट आपके लीगल पाए जाते हैं, जैसे ही डॉक्यूमेंट आपके लीगल पाए जाते हैं बाई आरओसी, आरओसी के द्वारा, तो आरओसी क्या करता है, इफ सेटिस्फाइड, लिखो इफ, लिखो सर्टिफाइड, सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको दे देगा ना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ब्रैकेट में लिख लेना COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब अगला लिखो, इफ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से लिख लो, इफ ROC satisfied, if ROC satisfied कॉमा लगाओ, कॉमा लगाओ वहां पे,
ROC issued the certificate of incorporation, ठीक है। अगर ROC सेटिस्फाइड हो गई कि ऑल डॉक्यूमेंट आर क्लियर, तो फिर वो क्या करेगी, आपके उस कंपनी का क्या कर देगी, इनकॉर्पोरेशन करके आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगी। और जब से ही आपको हाथ में वो सर्टिफिकेट मिला, मतलब वो प्रमाण पत्र मिला कि हाँ भाई इनकॉर्पोरेशन हो गया है आपका, ठीक है। अगर जब जैसे ही ये सर्टिफिकेट आपके हाथ में आया, इट मीन्स कि आपका जो कंपनी है वो क्या हो गया, आरओसी के पास लिस्टेड है, रजिस्टर्ड हो गया है ना, और आपकी जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड हो गई है। तो लिख लो इसका बेनिफिट क्या है, नहीं इसी में एक लाइन में लिख लो, द कंपनी लीगली। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब यहां ये सारा काम होने के बाद ये हम मान लेते हैं, इट मीन्स the company legally come into existence, the company legally come into existence from the date mentioned in this certificate। यानी जिस दिन से उस सर्टिफिकेट, मान लो आज कितना तारीख है, 31, तो इसमें 31 अगर इसने लिखा है कि 31 तारीख को आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट क्या है, इश्यू हो गया है, तो आपकी कंपनी इसी दिन से लीगली एग्जिस्टेंस में आ गई है। अब डिपेंड करता है बाबू कि ये तुम्हारी कंपनी कौन से नेचर की है, कौन सी नेचर की है, यानी पीवीटी एलटीडी है या सिर्फ एलटीडी है, प्राइवेट लिमिटेड है कि लिमिटेड है। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो आज के दिन से ही, यानी कि 31 से ही ये बिजनेस स्टार्ट करेगी, अपना काम स्टार्ट कर देगी। लेकिन अगर ये लिमिटेड है तो थोड़ा इसको और वेट करना पड़ेगा, किसके लिए, कमिटमेंट लेटर के लिए, ठीक है बाबू। और जैसे ही कमिटमेंट लेटर मिलेगा तब जाके ये अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है। कौन, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को ही क्या बोलते हैं, लिमिटेड कंपनी। अगली बात समझना, चलो अब लिख लो डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी, तुम भी कभी कंपनी खोलोगे तो ये डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना भाई। यानी इनकॉर्पोरेशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला लिखो MOA। अच्छा लिख लो आराम से कोई दिक्कत नहीं। हो गया, लिखो। पहला MOA, दूसरा AOA, तीसरा डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, डिक्लेरेशन ऑफ घोषणा करना, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, अपने कंप्लायंस की घोषणा करना, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। चौथा लिखो आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ डायरेक्टर, यानी जो उसका डायरेक्टर है उसका क्या चाहिए, ID कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, है ना, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ डायरेक्टर। अगला लिखो एड्रेस प्रूफ ऑफ डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर जो है उसका एड्रेस भी लिखना है, एड्रेस प्रूफ ऑफ डायरेक्टर। हो गया। इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगला टॉपिक लिखो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। आपने जो बिजनेस खोला है उस कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब हेड ऑफिस, उसका हेड ऑफिस कहाँ है,
आगे बात समझ में। तो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एड्रेस, सॉरी, हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस जहां है उसका एड्रेस क्या है। आगे बात समझ में। अब ये सारी चीजें हम जब क्लॉज पढ़ाएंगे ना तो तुम्हें और समझ में आएगा। जब मेमोरेंडम पढ़ाऊंगा मैं तो ये हेड ऑफिस क्लॉज क्या होता है, नेम क्लॉज क्या, और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बस इतना समझ लो कि जहां पे आपकी हेड ऑफिस होगी उसका क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। कॉन्सेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का कॉन्सेंट चाहिए। कॉन्सेंट का मतलब सहमति होता है ना, हाँ, कि वो एग्री कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं जबरदस्ती तुम उससे उसका सर्टिफिकेट वगैरह छीन के रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, ठीक है ना, वो सहमत है आपके इस काम से, ठीक है ना। देन लास्ट में पैन एंड आधार वेयर अप्लीकेबल, उस ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड चाहिए, क्योंकि वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। पैन एंड आधार इफ एप्लीकेबल, अगर जरूरत है तो, इफ एप्लीकेबल, ठीक है ना। हाँ बोलो बाबू। ये हो गया डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो अभी हमने क्या क्या देखा, अभी हमने देखा डॉक्यूमेंट क्या चाहिए और क्या क्या इसके स्टेप्स है या क्या क्या प्रोसीजर है इनकॉर्पोरेशन के, ठीक है, क्लियर है। अब आगे क्या देखेंगे, अब देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। लिखो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, COI, COI, पूरा नाम लिख लेना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हाँ, निगमन प्रमाण पत्र बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं जी, निगमन प्रमाण पत्र। अब इसीलिए हिंदी में नहीं बोलता हूँ थोड़ा सा कि तुम लोगों को अटपटा सा लगेगा। लिखना हिंदी में ही है, भले इंग्लिश में पढ़ लो, लिखेंगे हिंदी में ही। हिंदी में ऐसा अपने काम में, अरे इसमें भी बहुत आसान होता है यार, तुम इसको बस टफ मान ले तो समस्या क्या होती है ना, हमारी भी थी तुम्हारी ही नहीं है, मैं अपनी भी वही, हमारी भी वही थी। जब तक हम इधर के स्कूल में पढ़ते थे, जैसे 5वीं तक पढ़े ना इधर, तो इंग्लिश से इतना डर लगता था जितना भूत से नहीं लगता था। सच पूछो तो रियलिटी है, गांव के भोजपुरी लैंग्वेज में पले बढ़े, हाँ, हिंदी कैसे कैसे तोड़ मरोड़ के बोलना आता था, तनी दे दो नू। मेरी बातें समझो, सच्चाई है इस बात की, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। वो गांव के बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। और आज के बच्चे तो थोड़े स्मार्ट हैं कि हर जगह ये कॉन्वेंट स्कूल हो गया है, वो लोग इजिली अपने बच्चे को भेज रहे हैं। पहले दूर दराज में कहीं कॉन्वेंट स्कूल होता था, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पे कोई होता था और उसमें सारे बच्चे जाते थे, बहुत भीड़ होता था। अब तो गली मोहल्ले में स्कूल खुल गए हैं, सारी फैसिलिटी हो गई, तो बच्चे कम्युनिकेशन करना सीख गए कि कैसे बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन करना है। अपने घर में भी माँ बाप हिंदी में बातें कर रहा है तो बेहतर तरीके से कम्युनिकेट। अब हम लोगों का क्या था कि भोजपुर, अब तो लाइव चल रहा है नहीं। हम लोगों को संबोधित भी बड़े बढ़िया तरीके से किया जाता था। चलो क्या ही बताओ लाइव क्लास में। लिखो इसके बारे में थोड़ा सा मीनिंग, इसका मीनिंग लिखो, COI का, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग लिखो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग लिखो आप। हाँ, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज the legal proof, is the legal proof, legal proof हो गया, legal proof that the company, that the company, that the company, that the company has been registered, that the company has been registered। यानी कहने का मतलब क्या है कि सर्टिफिकेट हमें ये बताता है कि हमारी जो कंपनी है वो लीगली रजिस्टर्ड हो गई है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट हमें ये बताता है कि हमारी जो कंपनी है वो लीगली रजिस्टर्ड हो गई है। जैसे आप लोगों का 12th का सर्टिफिकेट मिला है ना, तो सर्टिफिकेट क्या कहता है, उस पर लिखा होता है कि आपने फलाने सन में फलाने डेट तक ये शैक्षणिक योग्यता क्या कर ली है, उत्तीर्ण कर ली है। ये आपको प्रमाणित किया जाता है किसके द्वारा, CBSE के द्वारा या यूपी बोर्ड के द्वारा।
यानी कि वो क्या है, वो एक तो लीगल बोर्ड है ना, ठीक है, आपको वो प्रमाणित करके देता है, पास हो गए। उसी तरीके से यहाँ भी आपको आरओसी के द्वारा ये सर्टिफाई किया जाता है कि आप एक लीगली टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करके अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस लिखो इसका, क्या इंपॉर्टेंस है इनकॉर्पोरेशन का, इसका इंपॉर्टेंस लिख लो भाई, बस इंपॉर्टेंस लिख लो, फिर बंद कर देंगे, ठीक है। चलो शिवम थोड़ी देर रुक जाओ, और लिखो, पहला लिखो कंक्लूसिव एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस, CONCLUSIVE, कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी ये सर्टिफिकेट किसके रूप में काम करता है, एविडेंस में। जब भी कोई अधिकारी पूछने जाएगा कि क्या आप इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो या इलीगल तरीके से ऑपरेट कर रहे हो, तो आप उस सर्टिफिकेट को दिखाओगे तो समझ जाएगा कि आप लीगली क्या हो, लीगली तरीके से एग्जिस्टेंस में हो, यानी लीगली तरीके से अपने वर्क को ऑपरेट करा रहे हो, ठीक है। ये कौन बताएगा, वही इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बताएगा, ठीक है। हाँ, ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एविडेंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि आपके इनकॉर्पोरेशन का ये एविडेंस है, प्रमाण है, प्रूफ है, ठीक है। दूसरा लिखो कंपनी अक्वायर सेपरेट लीगल पर्सनालिटी, कंपनी अक्वायर सेपरेट लीगल पर्सनालिटी। यानी कि देखो, जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है ना बाबू, तो कंपनी और कंपनी का जो पर्सन होता है बनाने वाला, वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यानी कि हमें सेपरेट लीगल एंटिटी तभी मिलती है जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या कराते हैं, इनकॉर्पोरेशन कराते हैं। आ गई बात समझ में? तो इसके थ्रू हमें क्या मिलती है, सेपरेट पर्सनालिटी मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन को एक सेपरेट पर्सनालिटी मिल जाती है। किससे, उसके प्रमोटर से, यानी प्रमोटर अलग हो जाता है और कंपनी अलग हो जाती है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तीसरा लिखो कंपनी कैन स्टार्ट लीगल एक्टिविटीज, यानी कि जो भी अब उसके बिजनेस हैं वो लीगल तरीके से अपने एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, कंपनी कैन स्टार्ट लीगल एक्टिविटीज, यानी जितने भी लीगल एक्टिविटीज है, यानी जो भी बिजनेस ऑपरेट करना है उसको, जो भी वर्क ऑपरेट करना है, वो क्या कर सकती है, अब लीगल तरीके से ऑपरेट कर सकती है। हाँ, इलीगल तरीके से नहीं, ठीक है। ये नहीं कि तुमने आइसक्रीम बनाने का फैक्ट्री का इनकॉर्पोरेशन कराया और उसमें दारू बना रहे, ये क्या है, इलीगल है। तो इलीगल तरीके से एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करनी है, लीगल तरीके से करनी है। कोल्ड ड्रिंक की जगह पे दारू नहीं बनाना है ना, तो लीगल तरीके से एक्टिविटी को परफॉर्म करनी है, ठीक है। लास्ट लिख लो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बिकम परमानेंट, यानी कि जैसे ही हम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस डेट पे इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, वो डेट हमारे लिए क्या हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। यानी हमेशा जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तब तक वही काम करेगा, वही डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन काम करेगा, है ना। बार बार आपको इनकॉर्पोरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बता रहा हूं फिर से, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बिकम्स परमानेंट, यानी जो भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो परमानेंट होता है। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। हो गया खुश? और लिखना है? अरे बिजनेस कमिटमेंट लेटर का लिख लो, 5 मिनट है, दो लाइन है बस, कर लेते हैं बस, दो लाइन है बस, दो लाइन बस, दो लाइन है, खत्म, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा ना इस तरीके से। फिर अब अगला चैप्टर एमओए पढ़ेंगे, ठीक है। लिखो, तुम पैक कर दिया, किसका एडवांटेज, ये सब तो एडवांटेज ही पढ़ रही हो तुम, जो इसका अपोजिट होगा डिसएडवांटेज में बदल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि क्या क्या बेनिफिट हो रहा है इसका, ठीक। चलो, अगर मन है तो बुक है तुम्हारे पास, पढ़ लेना। मेरे बुक में नहीं दिया इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, देख लो, मैं बुक देख लो, लो देखो, नहीं मिलेगा तुमको। चलो लिखो जरा सा, बिजनेस कमिटमेंट, सॉरी कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, या बिजनेस कमिटमेंट जो भी लिख लो, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस,
लिखो, पहला लिखो प्राइवेट कंपनी, यानी कि दो तरीके से होता है ना, प्राइवेट और पब्लिक के लिए होता है ना ये, तो पहले प्राइवेट कंपनी के लिए लिख लो, प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस द बिजनेस, कैन कमेंस द बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर commence business after incorporation subject to applicable legal requirement, subject to applicable legal requirement। यानी क्या करेगा भाई, प्राइवेट कंपनी के लिए क्या है, जैसे ही आपने बिजनेस कमिटमेंट लेटर प्राप्त कर लिया ना, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अप्लीकेबल हो वो सारे लीगल रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि आपको कोई रोक नहीं सकता है, अब आप उस पर काम कर सकते हो। इनकॉर्पोरेशन ही है, पब्लिक कंपनी के लिए मैं क्या लिखवाया हूं अभी सुनो, कह रहा है कि कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यानी कि हम जितना भी बिजनेस उसे क्या कर सकते हैं, कमेंस कर सकते हैं आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, सब्जेक्ट टू अप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट, है ना, जो भी उसका लीगल रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट टू अप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कहां कहां पर उसकी लीगल रिक्वायरमेंट है। हम अभी भी बताए ना पिछले भी टर्म में कि हम इलीगल तरीके से एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते, लीगलिटी के साथ काम करेंगे। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी परफॉर्म करते जाओ, कोई भी एक्टिविटी करते जाओगे, नहीं, आप लीगल टर्म में काम करोगे, यानी जिस पर्पज के लिए इनकॉर्पोरेशन कराया है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वर्क को परफॉर्म करोगे, ना कि अनदर एक्टिविटीज करोगे, ये लीगल टर्म है, ठीक है ना। पब्लिक कंपनी का लिखो, must comply with the requirement comply with requirement prescribed, must comply with the requirement prescribed under the Company Act 2013, prescribed under the Company Act 2013 before commencing business where applicable, before commencing business where applicable, हो गया, commencing business where applicable। एक लाइन छोड़ दो, लिखो नीचे, मतलब वो लाइन जिसमें लिख रहे थे वो छोड़ के अगले लाइन में लिखो, the business will be conducted after getting business commencement letter, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, पहले स्टार्ट नहीं कर सकते, कब तक, जब तक कि हमें क्या नहीं मिलेगा, बिजनेस कमिटमेंट लेटर नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, जाओ, छुट्टी होगा तुम्हारा।